Good morning, everyone. And this is again, here comes Saurav Kumar, and we'll talk about CPTC, Computer Programming through C. We have already finished some of the portions in programming, and we have already uh, learned how to work with if statement, if else statement, nested if statement, and today we will be learning about switch statement. I'll be sharing you the screen. Here you will find a switch statement. यहाँ पे हम लोग switch statement देखेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे काम करता है. This is switch statement. What is switch statement? The if-else statement provides a way for selecting any one of the two possible alternatives. ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें ये प्रोवाइड करता है कि जो if else स्टेटमेंट है वो कई सारे विकल्प, जैसे मान लिया कि दो विकल्प हैं या तीन विकल्प है, तो उसमें से कोई एक चूज करने में हमारी मदद करता है. तो इन सब चीज़ों को मतलब कई सारे विकल्पों में से एक चूज करना हो तो अगर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा करके करते हैं तो इट बिकम्स अ क्वाइट टफ थिंग. थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर वो विकल्प कहीं ज़्यादा हो. मान लिया अगर 10 विकल्प हैं, 20 विकल्प हैं, तो कितना इफ एल्स हम लोग ट्राई करेंगे. तो उसके लिए हम लोगों के पास है स्विच स्टेटमेंट. हम लोग क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं. और ये स्विच स्टेटमेंट कुछ और नहीं है बल्कि इट इज अ वेरी नाइस वे ऑफ हैविंग द थिंग्स एट हैंड. यहाँ पे देखिएगा कई सारे ऑल्टरनेटिव में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को चुनना पड़े तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट को छोड़ करके स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं. एंड जब हम लोग नेस्टेड इफ का प्रयोग करते थे तो उसमें कई सारे विकल्प को चुन तो सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाता था प्रोसीजर और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था. देखिए यहाँ पे एंड इन नेस्टेड इफ इट अलाउज टू सेलेक्ट वन ऑफ द मेनी ऑल्टरनेटिव्स. एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए ऑप्शन था उसमें. बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सिंस इट टेस्ट ऑल द कंडीशन, क्योंकि उसको सारे कंडीशंस को टेस्ट करना पड़ता है. टू ओवरकम दिस द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड. जैसा मैंने आपको बताया, इन चीज़ को हटाने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, हम लोग स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे. द स्विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ मल्टीपल वे ब्रांचिंग. स्विच स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल वे ब्रांचिंग हम लोगों को दिखाता है. और मल्टीपल वे ब्रांचिंग के जरिए हम लोग कई सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. That is, it allows the user to select any one of the several alternatives depending upon the value of expressions. किस तरह का एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसके हिसाब से हम लोगों का स्विच स्टेटमेंट तैयार होता है. Here, the control transfers to the particular case. यहाँ पे क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो पर्टिकुलर केस पर ट्रांसफर किया जाता है. क्या किया जाता है, पर्टिकुलर केस लेवल को ट्रांसफर किया जाता है. Transfers to a particular case level and all the statements followed by that case level are executed. तो उसमें से जो केस होता है जिसको कि हम लोग स्विच केस बोलते हैं, तो जो केस उससे मैच करता है उस केस को वो एग्जीक्यूट कर देता है. एग्जाम्पल नीचे सिंटैक्स दिया हुआ है, इसको लिखते हैं हम लोग स्विच. ऐसा नहीं है कि एस बड़ा से है WIT सब एक है, तो सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे. स्विच है फिर एक्सप्रेशन, स्विच डालते हैं फिर एक्सप्रेशन डालते हैं और उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंट केस लेवल होता है. जैसे केस लेवल 1 और उसका ब्लॉक 1 लिखते हैं, फिर उसको ब्रेक करते हैं, केस लेवल 2 लिखते हैं, ब्लॉक लिखते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, केस लेवल 3 लिखते हैं, ब्लॉक लिखते हैं, ब्रेक करते हैं. इस तरीके से इसका काम चलता है.
अब ये जो ब्लॉक लिखना है, ये ब्लॉक जो है बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर कुछ लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर केस के लिए होंगे, जो केस आपके लिए लिखा हुआ होगा उसी पर्टिकुलर केस के लिए वो काम करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो भी केस लेवल आप लोगों को दिया गया है, तो उस केस लेवल के अनुसार कई सारे इसमें केस लेवल हो सकते हैं। जो स्विच स्टेटमेंट आपने लगाया है, उस स्विच स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कई सारे केस लेवल हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसको 1 2 3 नाम दे दिया है। और ये कहाँ तक जाएगा? ये केस लेवल n तक जाएगा। तो जब n केस लेवल लिखेंगे तो वहाँ पे ब्लॉक भी n हो जाएगा। फिर उसको ब्रेक करेंगे। मतलब कभी भी कोई ब्लॉक अगर लिखा जाता है तो वी नीड टू ब्रेक इट, नहीं तो वो कंटिन्यू ही रह जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, दूसरे केस लेवल पे जा ही नहीं पाएगा। एक केस हम लोग ऐसा भी लिखते हैं जो कि डिफॉल्ट केस होता है। मतलब कहने का मतलब कि हो सकता है कि कई सारे केसेस हमने लिखे लेकिन कोई भी केस मैचिंग नहीं हुआ, तो उसके लिए डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि डी ब्लॉक बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं, डिफॉल्ट ब्लॉक। क्लियर है? अब ये क्लॉक, ये डिफॉल्ट ब्लॉक है, इसमें हम लोग जो ब्रेक करेंगे वो लिखेंगे और उसके बाद जो ब्रेक है, ब्रेक लिखने के बाद जो है हम लोग उसको क्लोज भी कर देंगे। हियर एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप इंट, हियर एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप इंट। ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा है? वहाँ यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, हियर एक्सप्रेशन इज ऑफ टाइप इंट और कैर। Here expression is of type int or char, depending upon the value of the expression. Depending upon the value of an expression. Execution branches to a particular case level. तो यहाँ पे depending upon the value of an expression, execution branches to a particular case level. कहने का मतलब यह है कि जो आपका particular case level है वो अभी जो है आपका क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, एग्जीक्यूशन ब्रांचेस टू अ पर्टिकुलर केस लेवल। मतलब केवल और केवल उसी केस लेवल पर जो है एग्जीक्यूशन होता है जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि क्या काम होता है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट जो आपका काम है वो है यहाँ पे समझना, and then all the statement belonging to that case level are executed. पर्टिकुलर जो स्विच है, स्विच के जरिए जो भी केस सूटेबल केस है, उस सूटेबल केस पे हम लोग जाते हैं और उस सूटेबल केस के जरिए उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है उस ब्लॉक पर को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। उस केस पर जाते हैं, उस केस में जो भी ब्लॉक लिखे हुए हैं उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तब जो है हमारा काम हो पाता है। The break statement indicates the end of a particular case level. जो break statement है that indicates the end of a particular case level. End of a particular case level जो आपका break statement है वो indicate करता है जो कि आपका केस लेवल का जिस तरीके से केस लेवल लिखा हुआ है उस केस लेवल को एंड भी तो करना है। तो उस केस लेवल को कैसे एंड करेंगे? तो उस केस लेवल को जब भी हम एंड करेंगे तो वो बेसिकली जब भी एंड होगा तो वो किसी न किसी एंड स्टेटमेंट के जरिए होगा जिसके लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब यहाँ पर जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो ब्रेक के जरिए होता है। स्विच स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड द एंड ऑफ द पर्टिकुलर केस लेवल एंड देयर बाय द स्विच स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड, जिससे कि स्विच स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है। द केस डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड, जो केस डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। When the value of an expression is not matched with any of the case level, तो the case default is executed. केस जो डिफॉल्ट है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका जो वैल्यू है किसी एक्सप्रेशन का वो मैच नहीं करता है, तब हम लोग जो है डिफॉल्ट केस में चले जाते हैं।
तो जो चीज, वही चीजें मैंने आपको बताई है जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी इसमें से चीजें बाहर की नहीं बताई। एक चीज और ये है कि सेमी कॉलोन जो है दैट शुड नॉट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ स्विच एक्सप्रेशन। स्विच एक्सप्रेशन लिखा और उसके बाद, चूंकि स्विच एक फंक्शन है, इफ एक फंक्शन है, तो उसके आगे हम लोग जो है सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, नहीं तो क्या होगा कि वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये काम नहीं करते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसका फ्लो चार्ट कैसा है सो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आया एक्सप्रेशन लगा, वो एक्सप्रेशन स्विच एक्सप्रेशन है, ये इज एक्सप्रेशन, और यहाँ पर चेक कर रहा है ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं। तो सही है वो किसके साथ एक्सप्रेशन चेक करेगा, डिफरेंट जो आपके केस लेवल लिखे हुए हैं। तो केस 1 के लिए ब्लॉक 1, केस 2 के लिए ब्लॉक 2, उसी तरीके से केस n के लिए ब्लॉक n, और यहाँ पे डिफॉल्ट एक ब्लॉक लगाया गया है। ठीक है, तो इसको की डी ब्लॉक बोलते हैं। ये आपका फ्लो चार्ट है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको, देखिए क्या क्या बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट के पूरा एक्सप्रेशन बता दिया। मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या सिंटैक्स होते हैं वो बता दिया, उसका फ्लो चार्ट बता दिया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रोग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटिंग एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब कुछ ऐसे ये प्रॉब्लम है ऐसा कि हमें क्या करना है कि किसी भी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर का हमें एरिया जानना है। ये तो हम लोग उसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल का। 4 चीजें दी गई। अब जिसका हम सेलेक्ट करेंगे केवल उसी का आंसर आएगा हमारे पास। अगर हम स्क्वायर का कहें तो स्क्वायर का ही आंसर आएगा। स्क्वायर का ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई उसका लेंथ और ब्रेड्थ आप क्या देना चाहते हैं। जैसे ही लेंथ और ब्रेड्थ दिया जाएगा वो आंसर आपका केवल स्क्वायर का देगा। ट्रायंगल का पूछा जाएगा, ट्रायंगल का एरिया देगा। रेक्टेंगल का पूछा जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया देगा। तो दिस इज हाउ इट इज रनिंग। अब यहाँ पे देखिए, इट शुड डिस्प्ले द मेनू ऑफ फिगर्स। वो पूछेगा आपसे, बताएगा कि आपको इन चारों में से किसका जानना है। तो मेन्यू ऑफ फिगर्स वो आपको डालना चाहिए, वहाँ पे रहेगा, शो होगा। कैसे जाते हैं खाने के लिए तो आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है। कहीं भी आप होटल वगैरह में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड मिलता है, उसमें से जो चूज करते हैं वही आपको मंगवाते हैं ना। सबका सब तो वो नहीं ला के दे देता है। उसी तरीके से जो भी हम यहाँ चूज करेंगे वो चारों में से चारों डिस्प्ले हो जाएगा, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल डिस्प्ले हो जाएगा, और उसमें से जो चूज करेंगे वो आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अब हमने प्रोग्राम किया है। इंक्लूड studio.h, conio.h और math.h। math.h क्यों? क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए कई सारे हम लोग फॉर्मूला भी लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए हम लोग एक मेन्यू बनाते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पे मैंने एक ले लिया इंट फिगर कोड। फिगर कोड क्या है? फिगर कोड इज नथिंग बट अ वेरिएबल। फिगर अंडरस्कोर कोड एक ही है, ये अंडरस्कोर है, ये फिगर अंडरस्कोर कोड। फिगर के बाद हाइफन नहीं है, ये अंडरस्कोर है। तो फिगर अंडरस्कोर कोड है। ये आपका क्या हो गया, फिगर अंडरस्कोर कोड। ये फिगर अंडरस्कोर कोड कुछ और नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है। उसी तरीके के बहुत सारे वेरिएबल, ये मैंने इंटीजर लगा दिया क्योंकि हमें 4 फिगर कोड लेने हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। उसके लिए हमने फिगर कोड हमें लिखना है। अब यहाँ पे फ्लोट, रेडियस, सारे चीज फ्लोट में ले रहे हैं हम लोग। क्या क्या ले रहे हैं? फ्लोट, रेडियस, साइड, साइड ए, साइड बी। क्यों लेंगे साइड ए, साइड बी? क्योंकि जब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो हमें साइड की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसमें भी साइड ए, साइड बी, साइड सी की जरूरत पड़ेगी। एस जो है वो आपका निकलेगा, ये हम लोग करते हैं ना जब ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसमें से ज़रूरत पड़ेगा। लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ेगी आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने में, और एरिया की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, दी हुई है।
अब आपको क्या करना है कि इनमें से चूज करना है। तो चूज कैसे करोगे आप इसमें से चूज करोगे। पहले आप एक मेन्यू बना लो, CLR SCR लिख दिया, प्रिंट एफ, और हर एक लाइन के बाद जो है एक नया लाइन से प्रिंट कर देगा वो। 1 सर्कल प्रिंट एफ, 2 स्क्वायर प्रिंट एफ, 3 ट्राइंगल प्रिंट एफ, 4 रेक्टेंगल प्रिंट एफ। मतलब कि हर नया नया लाइन के लिए /n लगाते हैं, तो हर नए लाइन में ये प्रिंट कर देगा 1 2 3 4। ये बहुत ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। दिस इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू योर प्रोग्राम, ये सिर्फ प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब उसके बाद नीचे लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ फिगर कोड। फिगर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डॉट सर्कल, तो 1 2 3 4 ये फिगर कोड के लिए हो गया। वही फिगर कोड हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं, तो एंटर उसी को स्कैन करा देंगे हम। एंटर द वैल्यू ऑफ फिगर कोड, स्कैन एफ %d फिगर कोड डालना है। अब हर फिगर कोड के लिए कौन कौन सा चीज होगा। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा रहे हैं फिगर कोड के लिए। स्टेटमेंट लगा दिया हमने फिगर कोड का। अब ये फिगर कोड का जो स्विच स्टेटमेंट लगाया है, वो स्विच फिगर कोड लिखा हमने, जो स्विच स्टेटमेंट था यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब उसके बाद केस 1 लिखा, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस का प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं, तो वही है चीज़ें। पहले प्रिंट एफ करेगा एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। जैसे ही केस 1 चूज करेंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। फिर स्कैन एफ, उस रेडियस को एंटर करा देंगे वैल्यू। एरिया लिख देंगे 3.14, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को लिखने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए math.h का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो पावर का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता है। रेडियस पावर, अगर आर स्क्वायर लिखना हो तो, या रेडियस स्क्वायर लिखना हो तो रेडियस (2 लिखेंगे, आगे में पावर लगा देंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गया, ये आपका पाई आर स्क्वायर लिखने का, या पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस इंटू रेडियस लिखने का तरीका। फिर एरिया ऑफ सर्कल लिख देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये एक पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ध्यान देंगे कहाँ कहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, सब कुछ ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो आपका क्या है, फिगर कोड के अंदर स्विच का केस 2 लिख ले रहे हैं आप। पहला लिया हमने रेडियस, दूसरा हम लोग ले रहे हैं स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी साइड लिया था, तो साइड को क्या करते हैं, साइड स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो दैट बिकम्स द एरिया। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ साइड, स्कैन एफ %f एम% साइड। अब यहाँ पे एम% साइड हो गया, जैसे कि हम लोग एंटर कराते हैं, और पावर यूज कर लिया, साइड स्क्वायर लिख दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर %f एरिया, तो ये आपका एरिया निकल गया। इसको भी हमने बंद कर दिया। केस 3 लिया हमने, केस 3 जो है एंटर द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल का फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें होता है साइड ए, साइड बी, साइड सी, ऐसे करके होता है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ साइड ए, साइड बी, साइड सी, तो तीनों को एंटर करा रहे हैं, एम% साइड ए, एम% साइड बी, तो एम% साइड सी। जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो साइड ए प्लस साइड बी प्लस साइड सी बाई 2, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना। तो ये आपका निकल गया एस, जिसमें कि एस निकलता है। अब एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी करते थे, वही चीज़ें यहाँ पे हमने किया है ना। स्क्वायर रूट SQRT का प्रयोग किया है। SQRT तभी काम करेगा जब आपका SQRT तभी काम करेगा, याद रखिएगा कि SQRT तभी काम करेगा जब आप math.h का इस्तेमाल करेंगे। P पावर तभी काम करेगा जब आप math.h का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है एरिया आपका निकल गया, किसका, ट्राइंगल का, और उसको हमने लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। फिर 4th पॉइंट हमने क्या किया है, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए हम लोगों ने वैल्यू लिया, स्कैन एफ करा लिया, लेंथ और ब्रेथ को एंटर करा दिया, इनपुट करा दिया मतलब। अब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो कर दिया हमने। प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल %f एरिया ब्रेक। तो ये जो है प्रिंट एफ एरिया को करा दिया, जैसा हम लोग ही कराते हैं। एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन भी है जिसमें कि हमने डिफ़ॉल्ट में ले लिया है, प्रिंट
एफ प्लीज एंटर द करेक्ट फिगर कोड। मान लिया हो सकता है कि आप 1 2 3 4 जो हमने मेनू में लिया उसको हम ले ही नहीं रहे हैं फिगर कोड में, हम लोग क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, तो वो कहेगा ना कि प्लीज एंटर द करेक्ट फिगर कोड, तो वही यहाँ पे प्रिंट करेगा। ब्रेक कर दिया, गेट सी एच कर दिया, बंद कर दिया, यही हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है। अब इसी स्विच स्टेटमेंट के जरिए जो है आपका सारा काम हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू डू इट एट योर होम। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। केस किस तरीके से लिखते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जितने भी केस 1 2 3 4 लिखे हैं ये सब मैच करा लेगा उस फिगर कोड से। तो फिगर कोड यहाँ पे हम लोगों ने जो भी एंटर किया है ना, और फिगर कोड हम लोगों ने क्या एंटर किया है, फिगर कोड हम लोगों ने यहीं पे एंटर करा दिया है। देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने फिगर कोड को एंटर करा है, एंटर द वैल्यू ऑफ फिगर कोड, है ना, स्कैनफ फिगर कोड। जिस फिगर कोड को डालेंगे उस तरीके का आपका जो स्टेटमेंट है, अब केस 1 है तो ये एक फिगर कोड हो जाएगा, केस 2 फिगर कोड हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा। जब 3 लिखेंगे तो 3 अपने आप ये ले लेगा, केवल 3 ही एग्जीक्यूट होगा, 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर डी लिख देंगे कुछ, अगर इसके अलावा अगर केस 5 के लिए हम लिखेंगे 5 लिखेंगे तो 5 तो है ही नहीं, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हमने, तो वो 5 जो है यहाँ पे नहीं होगा। 5 आपको डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट में चला जाएगा और लिख देगा प्लीज एंटर द करेक्ट फिगर कोड। एक्स को आपका ये काम है कि इसको एग्जीक्यूट कीजिए, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए आपका सही आंसर आता है कि नहीं, सबका एरिया सही आता है या नहीं आता है। Guys, I hope that please take the screenshot and I hope that you will be able to do it. Thank you, thanks a lot. We'll meet you in the next class. Thank you.